हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई चल रही है ज़ोरदार तरीके से, राइट। इस वाले वीडियो में मैं आपके लिए बेसिकली लेकर आया हूँ नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 का, राइट। उसका अपन जो है ना अपन डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। इस वाले वीडियो में जो फिजिक्स का सेक्शन है, फिजिक्स का सेक्शन को मैं इसमें कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ, राइट। लास्ट में मैं कंक्लूजन भी देने वाला हूँ कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। क्योंकि जहाँ तक मैं नीट वाले बच्चों की मैं बात करूँ, उसमें दिक्कतें ये आती है कि बायोलॉजी कहीं ना कहीं उसमें आपको याद करने वाली चीज़ें होती है, उसको अपन आसानी से याद कर लेते हैं, राइट। केमिस्ट्री भी मोर ओवर ठीक है, उसमें भी उसी तरह से काम चल जाता है। लेकिन जो फिजिक्स की जो सेक्शन आते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ते हैं, और हम नीट वाले जो है ना इतने एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं कि और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, राइट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आइडिया लगेगा कि भाई इसमें किस चीज़ पे ज़्यादा अपने को गौर करना चाहिए, राइट। किस तरह से अपन चीज़ों को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, होप कि आपका जो है ना एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। इसमें अपन डिस्कशन पहले करते हैं कि भाई कैसा पेपर जो है ना 2023 का मैं पेपर पहले मैं उठा रहा हूँ। इसके बाद मैं 2022 का भी करूँगा, 2000 फिर जाके 21 का भी करूँगा, ठीक है। फिर जाके अपन देखते हैं, अगर फिर टाइम मिला है ना आपको, अगर और वीडियो चाहिए तो मैं फिर जाके चैप्टर वाइज सबका जो है ना फिजिक्स का मैं स्पेसिफिकली मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा, राइट। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आना चाहिए, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अपन स्टार्ट करते हैं पहले, है ना, इसको सॉल्व करना। तो इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम, पोटेशियम, सोडियम एंड इतना सब दिया गया है, राइट, रिस्पेक्टिवली। इफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द इंसिडेंट एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हिच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सरफेस में एमिट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें ये तो फोटो जो मॉडर्न फिजिक्स का जो है ना सिंपल सा जो आपका रेडिएशन वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, राइट। इसमें सिंपल सा आपको कहानी ये रखता है मतलब कौन सा जो है ना फोटोन्स जो है इंसिडेंट एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वो उससे निकाल सकता है, राइट। उससे फोटोन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, राइट। तो अब देख लीजिए जो आपका वर्क फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है ना, किससे कैलकुलेट करना, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इतना इतना, है ना। तो अब देख लेते हैं, सीजियम का है आपके पास क्या, सीजियम है आपका 2.14, है ना। ये सब वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। फिर वर्क फंक्शन आपका पोटेशियम का दिया गया है ना, पोटेशियम का वर्क फंक्शन दिया गया आपको 2.30, राइट। फिर आपको जो वर्क फंक्शन दिया गया सोडियम का 2.75, ये सब वर्क फंक्शन है। तो अपन इसमें जो है ना पहले 2.14 अगर रखते हैं, और इसमें जो है ना जो इंसिडेंट हो रहा है रेडिएशन है ना, वो इंसिडेंट रेडिएशन 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इसका मतलब इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा वाला जो है एनर्जी वाले जो है यहाँ पे रेडिएशन फॉल हो रहे, इसका मतलब ये इसको इससे तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, राइट। तो इसका मतलब सीजियम तो करेक्ट है आपका, राइट, सीजियम CS करेक्ट। अच्छा, अब इसके जगह पे अगर आप पोटेशियम को रखते हो 2.30, राइट, 2.30। अब यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी जो है आपका 2.20 है और इसका वर्क फंक्शन ही 2.30 है, तो कभी नहीं निकाल पाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेशियम तो नहीं हो पाएगा, राइट, पोटेशियम तो नहीं हो पाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर अगर अपन कौन सा मटेरियल रख दें, सोडियम को रख दें तो उसके लिए 2.75, इसका मतलब सिर्फ CS ही ऐसा मटेरियल है ना, कि जिससे जो है ना जिसका वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है इंसिडेंट फोटोन से, तो इसका मतलब ये एमिट कर देगा। तो ये तो सिंपल से इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो है ना क्वेश्चन था, राइट। थोड़ा सा आपको इसमें नॉलेज होता था, आप इसको आसानी से कर ले जाते, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। चलिए, अब इसमें क्या बोला, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, है ना, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से, ये तो सिंपल सा है ना, ये जो है ना जो आप पढ़ते हो कौन सा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें ये क्या बोलता है कि किसी भी, है ना, अगर मैग्नेट को आप इधर रख दोगे, है ना, इधर इसका नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया, है ना, जितना इसमें फील्ड लाइन से निकलेंगे उतना इसमें क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। तो हमेशा जो है इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स की वैल्यू होती है 0 होती है, राइट। तो ये भी तो एक तरह से थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन हो गया, राइट। इसमें कुछ ज़्यादा अपने को था नहीं करना। आगे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर G शो नो डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, राइट। इस सर्किट में कोई डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें जो I का वैल्यू है, I
इन दिस गैल्वेनोमीटर इज 0। अगर इसमें से करंट कुछ नहीं बह रहा है, तो इसका मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस ये है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितना, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। अब यहाँ से आप V=IR लगा के इसमें से आपकी ये वैल्यू, करंट की वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इधर से करंट नहीं जा रहा है, तो जो भी करंट की वैल्यू आ रही होगी ये इधर से ही पास कर जा रहा होगा, राइट, इधर से ही पास कर जा रहा होगा, राइट। तो अपन यहाँ से कर सकते हैं क्या, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास है ही 2 वोल्ट, 2/R कर दीजिए, 2/R कर दीजिए। तो इसमें मतलब कि इससे करंट की वैल्यू आ गई इतनी 2/R। अब इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा दीजिए, है ना। कहाँ से चलेंगे, यहाँ से कहीं से चलना स्टार्ट कर दो, यहाँ से निकले +10, तो यहाँ से आप निकल गए तो +10 वोल्ट, यहाँ से आपका आ गया -IR, I है 2/R इंटू ये 400, और यहाँ से फिर जाकर आपके पास कितना वोल्ट है यहाँ पे पोटेंशियल 2, फिर जाके यहाँ पे घूमते घूमते कहाँ पा गए, यहाँ पा गए, राइट, =0। तो अपने पास ये बचा 8 = यहाँ पर आपके पास 800/R आ चुका है, राइट। तो इसको आप कट करोगे तो 100 टाइम्स में, तो R का वैल्यू 100 ओम आ गया, राइट, R का वैल्यू 100 ओम आ गया, ठीक है। तो ये 100 ओम आ गया, राइट, 100। आप ये मत इसको जो है ना एज्यूम करके चलना, इसमें तो टिक ये लगा, वो स्टूडेंट का पेपर है ना, उसने जो अटेम्प्ट किया वो वाला वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए 12 वोल्ट 60 वाट लैम्प इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC इतना है, एज्यूम द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग्स, ठीक है। तो आपका ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, तो इसमें अपन क्या होता है, एक तो आपके पास ये जो है आपके पास प्राइमरी सेक्शन होता है EP प्राइमरी, और यहाँ पे सेकेंडरी लगा हुआ रहता है, राइट, ES सेकेंडरी, ठीक है, हो गया। ES सेकेंडरी हम लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें से जो कनेक्टेड है ना, यहाँ से कनेक्टेड है 12 वोल्ट और 60 वाट, ठीक है, कनेक्टेड टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू, यहाँ से 220 वोल्ट का सप्लाई है यहाँ पे प्राइमरी में, E प्राइमरी इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, एज्यूम द आइडियल ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक हो गया ना। तो अब अपने पास जो रिलेशन आता है आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। इसी को अपन लिखते हैं वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी, राइट। फिर अपन यहाँ पे लिखते हैं करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज इन करंट इन सेकेंडरी, राइट। तभी तो ES EP ये बराबर हो गए, राइट। तो ये वाला रिलेशन होता है। तो बस यहाँ पर अपन सिंपल से अपन पुट करेंगे, आपके पास जो वैल्यू दिया गया यहाँ पे पुट कर लीजिए, है ना। ES की वैल्यू दिया गया है सेकेंडरी आपका 12 वोल्ट, यहाँ पर आप यूज करते हो, ठीक है। EP 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब यहाँ पे लगा गया है IP, पता नहीं IP तो अपने कैलकुलेट करना है, IP नहीं कैलकुलेट करना, हाँ IP तो कैलकुलेट करना है, और अपने पास IS नहीं दिया है ना, IS भी नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ से आप IS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अपने पास ES की वैल्यू दी गई है, ES इंटू IS इक्वस टू P, ऐसा लिखते हैं, पावर इक्वस टू V इंटू I, पावर इज 60, ES इज 12, IS अपने पास यहाँ से आ जाएंगे, तो IS इज नथिंग बट 5 वोल्ट। तो यहाँ पे पुट कर दो, IS मतलब 5 एम्पियर यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो अपने पास ये आ चुका है। इसको आप कट पिट करोगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यहाँ से आपके पास बचा ये 6, यहाँ से बचा 22, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 11। तो 3 डिवाइड बाई 11 मतलब 11 दूना 11 3 33, 3 टाइम्स में तो नहीं कटेगा, 11 दूना 22, है ना। तो 0.27 है ना, ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो IP इज नथिंग बट 3 डिवाइड बाई 11, है ना। जैसे बात इसमें 3 टाइम्स में तो डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब 0.27 वाला जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा। तो सिंपल से देखो फॉर्मूला अपने को याद रहता है, तो ये वाला क्वेश्चन आराम से कर ले जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या बोला, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड्स, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड द लोड रेसिस्टेंस, व्हिच ऑफ दिस कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपल्स। तो जो भी आपके पास जो एसी का जो रिपल्स होता है, राइट, एसी का जो रिपल्स इस तरह का जो होता है, तो इसको जो है ना हटाने वाला जो होता है ना, कोई भी हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, तो रिपल्स को जो हटाता है, वो जो हटाता है आपका पीएन जंक्शन डायोड्स हटाता है, राइट। तो पीएन जंक्शन जो डायोड्स जहाँ पे होंगे, ये दो सिंपल सा आपका सेमीकंडक्टर वाला जो है ना क्वेश्चन है आ गया, राइट। रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस नहीं हटाता है, राइट। आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं हटाता है, ये कैपेसिटर नहीं हटाता। जो आपके पीएन जंक्शन डायोड होता है, दे रिमूव, ठीक है, दे रिमूव द रिपल्स, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। सो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मतलब ई नॉट की वैल्यू दी गई है, ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इतना एंड द एम्पलीट्यूड इतना। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है 80 वोल्ट पर मीटर, कोई बात नहीं है, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग फील्ड इज, तो अपने पास ये ईएम वेव का सिंपल सा अपने पास ये जो फॉर्मूला होता है आपके पास, E इक्वल्स टू बी इंटू सी, ई इक्वल्स टू बी इंटू सी। आपको एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो आपको बी का वैल्यू सिंपली ई डिवाइड बाई सी कर दीजिए, ई डिवाइड बाई सी कर देंगे। ई अपने को दिया है, 48 एंड सी स्पीड ऑफ लाइट अपने को ये भी गिवन है ना, आपको वो भी जो है ना याद ही नहीं रखना था, यहाँ डायरेक्ट पुट कर देना था। तो कितना आ गया 3, तो 16, तो 16 इंटू 10⁻⁻⁸, 16 इंटू 10⁻⁻⁸। तो अपने पास इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो 10 से और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। 10 से आपसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1.6 आ जाएंगे और वहाँ पर 10⁻⁻⁷ आ जाएगा। 4 इज योर राइट चॉइस। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें आपको जो दिया गया है ये मेटल वायर हैज़ मास इतना ग्राम्स एंड रेडियस इतना mm लेंथ एंड द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंट एरर इन द मेजरमेंट। अच्छा, डेंसिटी, ये तो एरर एनालिसिस का सिंपल सा अपने को सवाल है, इसमें कि अपने को पता है कि डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब आपको ये बताना है कि डेंसिटी में एरर कितना होगा, तो अपन क्या कर देते थे इसको, डेल्टा रो इसमें एरर डिवाइड बाय ये है ना, मास में एरर। अच्छा, इसमें मास भी दिया है आपको, लेंथ दिया है, ओके। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक टर्म और लिख लो, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मास तो मास दिया है, लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं दिया, तो वॉल्यूम को आपको, वायर है तो वायर को आप वॉल्यूम कैसे लिखते हो, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू लेंथ, है ना, आर स्क्वायर इंटू लेंथ। अपने को देखियो पाई तो कांस्टेंट है, उससे अपने को मतलब है नहीं, तो इसका मतलब m डिवाइड बाय सिंपली अपन लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू एल, आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब देखिए मास में एरर कितना हो जाएगा, लेट से डेल्टा m डिवाइड बाय m, फिर ये पावर जितने आते हैं आर स्क्वायर, तो इसको आप आगे की ओर ले लो, 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल, बस यहाँ पर सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम मतलब एरर इन मास डिवाइड बाय मास, तो 0.02 है डिवाइड बाय 0.4, कोई बात नहीं। 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर आप पुट कर देंगे, आपका ये सेंटीमीटर में 0.02 डिवाइड बाय 5 प्लस, ठीक है, मास हो गया आपका पास। अच्छा, ये रेडियस नहीं है, रेडियस इज 0.3, सॉरी बच्चों, रेडियस अपने को अलग दिया है, तो अपने पास रेडियस की जो वैल्यू दी गई है दैट इज 0.001 डिवाइड बाय 0.3 प्लस आपको फिर जाके जो लेंथ का जो वैल्यू दिया गया है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय
लेंथ, तो अपने पास 0.02 डिवाइड बाई 5। तो अब सबको आप ऐड कर दो, तो यहाँ से आप ये थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाने वाला है। अच्छा, ये mm में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। ओके, हाँ ये तो रेशियो है, कट ही जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है, तो अपने को इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे, इसमें अगर मैं ये पॉइंट को यहाँ पर उड़ा दूँ, 3 0, यहाँ पे 3 0 ख़त्म, 1 2 3 ख़त्म, 1 2 3 ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर भी 2 0 डाल देते हैं, तो 1 2 3 ख़त्म, 1 2 3 ख़त्म। यहाँ पे 2 0 डाल देते हैं और, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब अपने पास जो यहाँ से जो वैल्यू आई है, यहाँ से आप कट कर दो, तो कट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास 2 1 जा, यहाँ पे 200, तो और यहाँ से 150 आ जाएंगे, इसको आप कट करोगे तो 150, यहाँ से 250, तो बस ये हो गया ना। तो 1 डिवाइड बाय 200, बस यहाँ सॉल्व भी करना है आपको, राइट। और 1 डिवाइड बाय 150 प्लस 1 डिवाइड बाय 250। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और आपको इसमें परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 जाए 100 हो जाएंगे, 55 जाइए हो गया, 53 जाइए हो गया, 54 जाइए हो गया, है ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12 5 60, है ना, 60 इसका एलसीएम हो जाने वाला है। तो अपने पास ठीक है, तो अपने पास ये आ जाने, 4 से इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाने वाला है 15, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, प्लस इसमें ये डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 2 कर देते हैं पूरे में। तो अपने पास ये आ जाने वाला है 12 35, 12 47, 47, हाँ, और इसको कट कर दो 30, तो 1 पॉइंट समथिंग आने वाला, राइट। इसको थोड़ा सा और कट ही कर लेते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पर बचा अपने पास 17, 3 5 जा 17, 3 5 जा 17, और 3 5 जा 15, है ना, और 15 पॉइंट यहाँ पर 6 बच जाएंगे, राइट। 15.6 मतलब इसको और 10 से आप डिवाइड कर दोगे तो मतलब 1.56 बोले तो 1.6 के आसपास इसका आंसर आ जाएंगे, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, और कुछ नहीं, राइट। हाँ, तो कई तो सवाल ऐसे तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है, उसको जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो अच्छा, अब देखते हैं, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन t1 इन एयर एंड द 10x इन टाइम t2 अनदर डेंसर मीडियम। ठीक है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। अपने को पता है क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू, क्रिटिकल एंगल बनता कैसे है, जब रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, डेंसर से रेरर में, थ्योरी तो एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए, तो डेंसर मीडियम में जो आपके पास अब देखो डेंसर मीडियम कौन सा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अपने पास जो डेंसर मीडियम है, ये वाला डेंसर मीडियम ले लेते हैं, ये रेरर मीडियम ले लेते हैं। तो डेंसर मीडियम में जो स्पीड है, स्पीड यहाँ v कैलकुलेट कर सकते हैं, x डिवाइड बाई t1, और यहाँ पर जो स्पीड है इसको v2 बोल दो, इसको v1 बोल देते हैं। यहाँ पर अपने पास 10x डिवाइड बाई t2 है, 10x डिवाइड बाई t2। तो रेज ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, तो जब क्रिटिकल एंगल कम बनता है, जब आपको ग्लेजिंग इमरजेंस होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो अपन यहाँ से कर लेते, इसका μ1 है और इसका एयर है तो इसको 1 मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ से अपन स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन c ले लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्रिटिकल एंगल, राइट। यहाँ पे 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री हो गया। अब देखो, यहाँ से अपने पास ये वाला रिलेशन ऐसा यूज कर सकते हैं कि आपके पास जो ये जो लिखते हो आप स्नेल्स लॉ में अपन आर की वैल्यू, वो तो
साइन आई डिवाइड बाय साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, उसी को ध्यान में रखना, म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन लिखते हैं इक्वल्स टू वी वन डिवाइड बाय वी टू इक्वल्स टू लेमडा वन डिवाइड बाय लेमडा टू, लेमडा वन डिवाइड बाय लेमडा टू। अच्छा, तो अब देखो किसको, म्यू टू आपने इस सेकेंड वाले मीडियम को माना आपने, राइट। तो म्यू टू वन डिवाइड बाय म्यू वन, वी वन कौन सा स्पीड माना, ये फर्स्ट वाले मीडियम की स्पीड है, दैट इज 10x बाय t2, और इसमें डिवाइड कर दो कितने से, x बाय t1, x बाय t1, इससे ख़त्म। तो अपने पास t1 डिवाइड बाय 10 t1 डिवाइड बाय t2, राइट। तो यहाँ से अपने पास म्यू वन की जो वैल्यू आ गई आपकी t2 डिवाइड बाय 10 t1, t2 डिवाइड बाय 10 t1, यहाँ पुट कर दो। तो साइन सी की जो वैल्यू आपके पास आई 1 डिवाइड बाय म्यू वन, एंड म्यू वन इज t2, म्यू वन इज t2 डिवाइड बाय, यहाँ से अपने पास म्यू वन है t2 डिवाइड बाय t1, तो इसका मतलब इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 t1 डिवाइड बाय t2, 10 t1 डिवाइड, तो साइन इनवर्स 10 t1 डिवाइड बाय t2, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, है ना, साइन इनवर्स। थोड़ा सा इसमें ऐसा कह सकते हैं कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कैलकुलेशन था, राइट। और फास्ट करते तो, मैं तो आपको समझा कर रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इतना एक्सपीरियंस टॉर्क 4 न्यूटन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल मोमेंट। तो ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड है ना, फार्मूला आपको अगर पता है कि जो टॉर्क ऑन ए डाइपोल होता है पी ई साइन थीटा होता है, पी ई साइन थीटा होता है, राइट। तो सारा चीज़ आपको दिया गया है यहाँ पे, दैट इज़ 4 न्यूटन मीटर आपको टॉर्क लग रहा है। पी पहले पी यहाँ पर रहने देते हैं ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन अस 10⁵, एंड एंगल जो बना रहा है ना, एंगल जो बना रहा है 30 डिग्री, तो 1/2, ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब पी आपके पास ये चुपचाप आप लिख लो 4 × 10⁻⁵, इतना आ गया। अच्छा, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि क्यू चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन दोज टू चार्जेस, राइट। तो मैग्नीट्यूड चार्ज इफ द डाइपोल लेंथ इज इतना, तो जो डाइपोल लेंथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्यू, और 4 × 10⁻⁵ आपके पास है 10⁻⁻⁵। इसको इससे कट कर दो 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू का वैल्यू, तो 2 × 10⁻⁻3, बोले तो -3 मतलब मिली, एंड तो 2 मिली कूलम, राइट। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 2 मिली कूलम, तो आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही कैलकुलेट करना था 2 मिली कूलम, तो ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये जो बच्चों ने लगाया था ये तो गलत हो गया, उसका होगा मतलब वैसा, ठीक है। हाँ, वायर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, रिजिड्स ऑफ वेट W अटैच्ड to its free end, the longitudinal stress at any point of the cross sectional area A of the wire is। तो ठीक है, अपने पास एक वायर है और वायर में एक मास को आपने इसमें क्या कर दिया, सॉरी एक वेट को आपने हैंग कर दिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपके पास A है तो यहाँ पे हर जगह, क्योंकि वायर के मास के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब जो स्ट्रेस होगा सिंपली अपन W डिवाइड बाई A कर देंगे, स्ट्रेस W डिवाइड बाई A, तो एक ही आपका ऑप्शन है ना, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, राइट। अच्छा, इसमें देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। अच्छा, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि बाल्मर सीरीज मतलब क्या है, बाल्मर सीरीज मतलब क्या है कि ये तो n=1 आ गया, यहाँ पे n=2 आ गया, यहाँ पे n=3 आ गया, राइट। इस तरह से अपन जरा ऑर्बिट को ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी n=4 आ गए, ठीक है। अब देखिए बाल्मर सीरीज मतलब कहीं से भी जो भी ट्रांजिशन अगर सेकेंड वाले ऑर्बिट में होता है तो उसको अपना बाल्मर सीरीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, राइट। तो इसमें बोला गया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इज लैम्डा, राइट। तो अपने को यहाँ पे लिखे द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज मतलब क्या कि कहीं से भी अगर फोर्थ पे आके गिरे उसको अपना ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे बोल रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कि लार्जेस्ट एनर्जी, राइट। लार्जेस्ट एनर्जी क्या होगा, ये दोनों के बीच का जो गैप वाला जो एनर्जी होगा वो लार्जेस्ट एनर्जी होने वाला है, तो हो गया ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई लैम्डा, ये जो फॉर्मूला होता है RZ², RZ²,
कहीं से भी आके इसमें गिरे, मतलब 1 डिवाइड बाय शॉर्टेस्ट चाहिए तो मतलब क्या कि 3 से 2 में आके गिर रहा है, उसकी वैल्यू लैम्डा के बराबर दिया गया है। तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 माइनस ऑफ यहाँ पे 9 कर देते हैं, तो अपने पास ये क्या जाने वाला है। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 डिवाइड बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास है 5 डिवाइड बाय 36, 5 डिवाइड बाई 36। इक्वेशन एक आ चुका है, राइट, इक्वेशन एक आ चुका है। ठीक है, अब ब्रैकेट सीरीज में 5 से किस पे आ रहा है, 5 से किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो यहाँ से भी अपन ये कर लेते हैं। ये तो अपने को कैलकुलेट ही करना है, 1 डिवाइड बाई लैम्डा डैश, यहाँ से भी लिखेंगे अपन आर ऑफ जेड स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ से आपके पास जो आने वाला है कितना आ जाएगा, 9 आर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इंटू 25, 16 इंटू 20, 1 डिवाइड बाई लैम्डा डैश, 1 डिवाइड बाई लैम्डा डैश हो गया। तो अब ये दोनों को क्या कर लो आप, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो, आर जेड स्क्वायर है ना, यहाँ से अपने पास आर जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या पुट करेंगे, आर जेड 36 डिवाइड बाई लैम्डा इंटू 5 नीचे में ये आर जेड स्क्वायर, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो इसको लैम्डा डैश बना लेते हैं, 16 इंटू 25 डिवाइड बाई 9 आर जेड स्क्वायर, 9 आर जेड स्क्वायर, हाँ सॉरी आर जेड 1625 आर जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कितना 36, इसको हटाओ, ये हटा, इस हटा 7 की घटा, यहाँ से हटाते हैं इसको, आर जेड स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 36 इंटू 5 लैम्डा। तो ये तो बड़ा कुछ हमने गलती किया क्या, लैम्डा के टर्म में अपने को कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज लैम्डा द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज, कुछ तो अपन यहाँ पे गड़बड़ किए हैं। एक में मैं रीचेक कर लेता हूँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन्स मैक्सिमम एनर्जी। ओहो हो, देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अच्छा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी होगा ना। मैक्सिमम एनर्जी मतलब क्या कि ये मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, जब जो है ना आप कूद रहे हो, कहाँ से, जब आप कूद रहे हो इन्फिनिटी से लेके इस वाले ऑर्बिट में। तो यहाँ पे हमने ये जो किया है ये गलत किया है, ये 25, ये तो आपके पास मिनिमम एनर्जी आ जाएगा ये, राइट, दैट विल बी द मिनिमम एनर्जी। देखिए यही गलती होता है ना। देखो वहाँ पे है इन्फिनिटिव एनर्जी है 0, है ना, इस वाले पे आप 2 पे कूद रहे हो, 2 की एनर्जी होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए -3.4, तो ये यहाँ से इस पे कूदोगे तो आपके जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है 3.4, राइट। अगर आप यहाँ 3 से इसमें कूदोगे तो इसका जो है ना एनर्जी का कुछ 1.5 समथिंग इसका डिफरेंस आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पा रहा है, मैक्सिमम एनर्जी अगर आप इन्फिनिटी से कूदेंगे तभी तो होगा। मैक्सिमम एनर्जी मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको इन्फिनिटी से यहाँ कूदाना पड़ेगा। इसका मतलब 1 डिवाइड बाई ए इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये नहीं होगा बच्चा। देखो ये यही गलती होता है, राइट, है ना। तो यहाँ से यहाँ पर भी अपने को इन्फिनिटी से कूदाना पड़ेगा। सब वो सॉल्व करने के बाद ऐसे आइडिया लग जाता है ना। तो अपने पास यहाँ पे जो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 डिवाइड बाई लैम्डा विच इज नथिंग बट आर जेड स्क्वायर। इसका मतलब इन्फिनिटी से कूदाएंगे तब जाके आपके पास है ना यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आने वाले, क्योंकि उसके इसमें मैक्सिमम एनर्जी आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू 4 डिवाइड बाई आर जेड स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई आर जेड स्क्वायर। इस केस में भी आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर भी इन्फिनिटी से 4th पे आ रहा होगा ब्रैकेट सीरीज के लिए। तो यहाँ पर भी अपन 1 डिवाइड बाई लैम्डा डैश लिख देंगे दैट इज आर जेड स्क्वायर
1 डिवाइड बाई 16 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। इसका मतलब लेमडा डैश इज नथिंग बट 16 डिवाइड बाई आर जेड स्क्वायर एंड 1 डिवाइड बाई आर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 4। तो यहाँ पर आप रख दो 16 इंटू लेमडा बाई 4। तो यहाँ से आपको कट कर दो, मतलब ये 4 लेमडा है ना, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ओके। अगर टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो RMS स्पीड को बोल रहा है इंक्रीज कर जाए 3 टाइम्स से। तो RMS स्पीड पहले होता क्या है, ये वाला अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो RMS स्पीड इज नथिंग बट VRMS इज इक्वल टू होता है √3RT/m, राइट, 3RT/m। ओके, अब ये बोलता है कि ये 3 टाइम्स हो जाए, राइट, 3 टाइम्स हो जाए। तो V का वैल्यू ये अगर 3 टाइम्स हो जाए और कितना टेम्परेचर, व्हाट शुड बी टेम्परेचर ऑफ द गैस टू बी हीटेड सो दैट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। अच्छा, कितना टेम्परेचर हीट करता है अपने को पता नहीं, मान लेते हैं कि ये 3RT डैश यहाँ पे m कर लेते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू हो जाती है 3V के बराबर हो जाती है, राइट। RMS स्पीड इज 3 टाइम्स ऑफ V। तो यहाँ पर आप रख लो ना, यहाँ से अगर आप ये देखो इसकी वैल्यू क्या बोलता है, ये RMS स्पीड 3 टाइम्स हो जाता है, राइट। तो 3 टाइम्स हो जाता है, इसको जो है आपको इसको ऐसा करना पड़ेगा √3RT/m, राइट। इसका मतलब आपको इसको इसमें बराबर कर दो। तो 3 ये R इसको थोड़ा बैठाना पड़ेगा, 1 सेकेंड। वी आर हैविंग, पहले इनिशियल RMS स्पीड लिख लेते हैं, दैट इज VRMS, ये हो जाएगा अपने पास। इसको -50 डिग्री सेल्सियस, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे केल्विन में तो कितना आ जाएगा, 273.50। तो 3 2 2 223, तो 3RT 223/m एम ही रहने देते हैं। अब RMS स्पीड 3 टाइम्स हो जाती है, कितने टेम्परेचर से हीट करेंगे, तो इसको मान लेते हैं कि T टेम्परेचर से हीट किया, तो अपने पास क्या करेंगे, तो 3R223/m, ये 3 टाइम्स ये इसको हीट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो बराबर होगा 3RT/m। ठीक है, तो ये बोलता 3 टाइम्स हो जाए, ये 3 टाइम्स होता है, इसमें इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3R तो ये तो गयो, ये तो m गयो। ठीक है, अभी इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो अपने पास ये क्या जाने वाला है, 9, दैट विल बी 9 223 इक्वल्स टू T डैश। तो T डैश की वैल्यू अपने पास ये आ जाने वाला है 27, बाकी 2 9 18 20 1 बाकी 2 2 2 9 18 2 20, इतना आ जाएगा, इतना केल्विन आ गया T डैश की वैल्यू। ठीक है, तो इतना केल्विन अगर ये आ गया वैल्यू, इसमें तो अरे 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 टू 50 डिग्री सेल्सियस, इसको अपन कट पिट कर दिया और कुछ नहीं, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो अपने को चेक करना पड़ेगा। स्पीड इंक्रीज बाय, ओके ओके ओके, यहाँ पे इंक्रीज बाय बोला है, इंक्रीज 2 नहीं बोला, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। इंक्रीज बाय 3 टाइम्स मतलब क्या कि पहले जो x था अब ये 4x हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको 16 रखना पड़ेगा, मतलब 4 का स्क्वायर,
है ना, तो यहाँ पर आपको 16 रखना पड़ेगा। यही तो है, लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाने वाला 16×3 = 16 16 48 बाकी 4, 16 दूना 32, 4 36 के 6 बाकी 3 3, 16 दूना 32 3 35, 3568, राइट। ये केल्विन में है, तो इसको आप डिग्री सेल्सियस में बदल दो, 273 से आप जो है ना माइनस कर लो इसको, तो 5, 16 में 7 गया 9, ये अपने पास 2 3, इतना जो है ना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 3295 डिग्री सेल्सियस, ये वाला डिग्री सेल्सियस, ये वाला वैल्यू आ जाएंगे। देखो ये यही जो है ना, यही चीज़ है ना ट्रैप करती है अपने को, है ना, बाय 2, ठीक है, ठीक है। इंक्रीज बाय हो गया, मतलब इसका मतलब ये था कि x था तो 4x हो चुका है, राइट, 4x हो चुका है, तो ये अपने पास ये 4x करना था, ठीक है। अगर ये 2 रहता तब जाके यहाँ पे ओके था, है ना, यहाँ क्योंकि बाय लिखा है इसलिए ये चीज़ें आपको कैचअप करना था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है अपने पास, a football player moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to an opponent, the force that acts on the player while turning is, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है, ये साउथ की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, राइट, एंड सडनली टर्न्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ ये टर्न हो गया, राइट। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग, तो टर्न हो रहे थे इसका मतलब, अब देखो ये टर्न हो रहे थे इसका मतलब इस पे फोर्स इधर की ओर लगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टर्निंग ले रहा होगा इसको तो फोर्स यहाँ पे आपके पास, अब देखो यहाँ पे इम्पैक्ट जो पड़ा होगा ये इधर की ओर पड़ा, राइट। अब ये यहाँ पे टर्न ले रहा है तो इसका मतलब सडनली इसको जो है इधर की ओर ऐसा फोर्स लगा होगा, ठीक है, इधर की ओर फोर्स लगा और इधर की ओर फोर्स लगा, तो इसका मतलब ये इधर की ओर टर्न हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये जो है ना किधर की ओर फोर्स लगा होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये तो सिंपल सा आपका ये था आगे क्वेश्चन, राइट। अपन आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप ऑफ सेम लेंथ। तो जो आपके पास जो ओपन पाइप में मतलब ये यहाँ से आप ऐसा ये करते हो, ओपन पाइप ये हो गया, तो इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V डिवाइड बाय 2L ओपन लिखते हैं, F ओपन, राइट। अच्छा क्लोज्ड में अपन, क्लोज में क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला है ना, तो यहाँ से F क्लोज की वैल्यू V डिवाइड बाय 4L लिखते हैं, 4L क्लोज, तो सेम लेंथ की वैल्यू सेम है ना, तो लेंथ की वैल्यू सेम है, तो चलो इसका अपने को रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है तो अपने पास V डिवाइड बाय 2L और यहाँ पे 4L डिवाइड बाय V, तो V से V खत्म, ये से ये खत्म, है ना, 2 ये 2 4 जा 2 आ गया, है ना, तो 2:1 आ गया, 2:1 आपका सही आंसर है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज, तो एंगुलर वेलोसिटी कोई भी इसमें मूव कर रहे हैं, इसमें कोई मूव कर रहे हैं तो आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है आपका, जो एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है, राइट, राइट। तो ये आपका ऑप्शन होने वाला है। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात किया, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, दीज ऑल आर एक्सियल वेक्टर है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस हो जाएगा, राइट, कोई टेंजेंट वगैरह में नहीं होता है इसका। इसमें क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। जीनो डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है, जीनो डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, फोटो कन्वर्ट का ऑप्टिकल रेडिएशन, सही दोनों बातें, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। तो मैं ये बोलूँगा इसमें कि दोनों सही है, लेकिन 1 but 2 इज इनकरेक्ट, करेक्ट ये बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 दोनों करेक्ट है ना, एक्सप्लेनेशन दे रहा है नहीं दे रहा वो तो पूछ ही नहीं रहा, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हो गया। ये क्या है, E.ds ओवर द सरफेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म एंड थ्रू द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लिविंग इट, राइट।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कॉन्स्टेंट, द ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस। ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही? ई डॉट डी एस, मतलब ये फ्लक्स की बात कर रहा है ना, क्यू एप्सिलॉन, इसका मतलब अगर चार्ज इनसाइड जीरो है तब ये जीरो हो सकता है, राइट। तो नंबर, या फिर दूसरा इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ फिल लाइंस जितना एंटर हो रहा है उतना लीव हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएंगे। फ्लक्स जीरो होना चाहिए, या तो चार्ज अंदर में सरफेस के अंदर चार्ज जीरो हो, या फिर जितना फ्लक्स लाइन उसमें एंटर हो रहा है उतना है ना, अगर बाहर हो जा रहा है तो बाहर हो जा रहा है तो उसको क्लोज सरफेस से, तो इसका मतलब उसमें बोलेंगे कि नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो देखिए आउट ऑफ सिलेबस है, इसको डिस्कस करने से या नहीं करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इस बार निकाल दिया, फ्री का ये नंबर मिलते थे इसमें, राइट। फ्री का नंबर मिलते थे, बी रॉय ग्रेट बी 10 वेरी गुड वाइफ करके इसको अपन कैलकुलेट कर देते, राइट। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस में ही नहीं है ना, फिर भी मैं इसको कर दूं क्या, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये आपके पास ये होता था ब्लैक, ब्लैक, ये ब्राउन होता था, ये रेड होता था। तो यहाँ पे जो दो फर्स्ट टू डिजिट जो है रिप्रेजेंट करता है आपको फर्स्ट टू डिजिट और 10⁻3, ठीक है। तो ये जो है ना फर्स्ट टू बैंड जो है ना इसे रिप्रेजेंट करता है ना, फर्स्ट टू बैंड ऑफ द कलर। और ये जो है ना ये 10⁻, ये 3 जो है ना थर्ड बैंड को अपने को रिप्रेजेंट करता है। 3 मतलब यहाँ क्या हो गया, 3 मतलब 1 2 3 रेड, मतलब जो है ना ये रेड वाला होना चाहिए, ठीक है। और प्लस माइनस ये जो है ना आपके पास जो भी है ये है ना, ये जो आपके पास वेरिएशन जो है रेसिस्टेंस में ये है, तो ये तो आपको सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर ऑफ द 4 हेनरी कैरिंग करंट इतना। तो अपने पास जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इसका हाफ L इंटू आई स्क्वायर, बस इसको पुट कर दो, हाफ L इज 4 माइक्रो हेनरी, तो माइक्रो में ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब ये 8 माइक्रो हेनरी माइक्रो जूल है ना, 8 माइक्रो जूल आपके ये आ गए। पता नहीं किस हिसाब से हमारा है तो ये जो है ना ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है भाई। इन LCR सर्किट द इंडक्टेंस L ऑफ द 10 मिली हेनरी, कैपेसिटी से इतना, द रेजिस्टर इतना, फ्रीक्वेंसी एट रीजन। तो फ्रीक्वेंसी जो जिस पे रिजोनेंस अगर होते हैं तो वो तो अपने को पता है कि जो एफ अच्छा रेडियन पर सेकेंड इसमें भी दिया है अपने को, राइट। तो इसका मतलब ये जो W की जो वैल्यू लिखते हो 1/√LC लिखते हैं आप, LC लिखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो, क्या करोगे, यहाँ पर लिखते हैं 1/√L, L है अपने पास 10 मिली हेनरी, मतलब 10 इंटू 10⁻³ चलो ये इसको SI में कन्वर्ट कर दिया, और 1 माइक्रोफेराड है मतलब 10⁻6। तो ये अपने पास कितना आ गया, तो -2 10⁻8 ऊपर चला गया 10⁻4, तो इतना आ गया आपके पास ये 10⁻4, ठीक है। अच्छा, इसमें रेडियन पर सेकंड में दिया गया नहीं, इसका मतलब इसको जो है ना ये ओमेगा इक्वस टू 1/2π√LC, नीचे में ही मतलब LC ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको 2π से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से 2π से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से अगर अपन 10 बना ले और 10⁻3 यहाँ पे कर ले, तो यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.28, तो 1 पॉइंट समथिंग किलो हर्ट्ज हो जाएंगे, है ना। 15 पॉइंट तो नहीं होगा, क्योंकि 10⁻3 ऑलरेडी आपको किलो रिप्रेजेंट करके दे दे रहा है, राइट। ये किलो रिप्रेजेंट करके दे रहा है, हो गया, तो ये हो गया। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो अब देखिए जिसकी पोलैरिटी सबसे बड़ी है तो यही जो है ना ये से 10, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन तो आपका A से B होना चाहिए, राइट, A से B होना चाहिए। अब देखो यहाँ से लिख लो, I का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, I का वैल्यू इस वाले सर्किट में कितना ही बहने वाला है। अब देखो यहाँ से ये जा रहे हैं, यहाँ से I जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें लूप रूल लगा लेते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल। इतना क्यों करना, नजारे हम क्या देखे तुझे मिल के भी न बढ़ते। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अपन निकलेंगे, अपने को पता है कि करंट के डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो -IR दैट इज तो -2I
माइनस आई आर। अब यहाँ प्लस से निकल लें, प्लस से निकल लें माइनस, तो मतलब 10 वोल्ट। यहाँ से फिर जाकर माइनस से निकल लें, प्लस ये रहा माइनस ये रहा, तो -5 -5। यहाँ पे फिर जाके आई माइनस आई आर, मतलब ये माइनस ऑफ आई। यहाँ से आप चलोगे यहाँ पे फिर जाके 7i माइनस ऑफ 7i इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से देखिए 7 1 8 तो 10, तो 5 माइनस ऑफ 10i इक्वल्स टू 0। तो i का वैल्यू अपने पास 5 डिवाइड बाई 10, मतलब ये 1/2 आ जाने वाला, 1/2 आ जाने वाला। तो मतलब 0.5 करंट आ गया। करंट ही तो पूछा था इसमें, ओ कुछ तो पूछा नहीं, इतना करंट बहने वाला है ना। थर्ड ऑप्शन इज राइट वन। Minimum wavelength of X-ray produced by an electron accelerated through the potential difference V volts proportional to minimum wavelength. ओके, तो वेवलेंथ को अपन ये क्या लिखेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू आप लिखते हो क्या, hc डिवाइड बाय लेमडा, और इलेक्ट्रॉन को E इंटू वी भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर V पोटेंशियल है। दूसरा अपन ऐसा भी लिखते हैं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू H डिवाइड बाय M इंटू वी, H डिवाइड बाय M इंटू वी होता है। तो पूछा अपने को, ओके, मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V। हाँ, तो अपने पास ऐसा होता है ना, H डिवाइड बाय √2m QV मतलब ये जो है ना आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, जो कि यहाँ से आपके पास ये दिया गया है E इंटू वी के टर्म में, राइट, E इंटू वी के टर्म में। तो ये वाला टर्म यहाँ पुट कर दो, H√2m E इंटू वी। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। तो ये आ जाने वाला है आपके पास, है ना। V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। Error in the measurement which arise due to the unpredictable fluctuations in the temperature and the voltage supply. Unpredictable fluctuations है ना, randomly fluctuation temperature and the voltage supply। तो इसमें क्या का ऑप्शन, रैंडम एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर तो आपको रैंडम फ्लक्चुएशन से नहीं आता, पर्सनल एरर तो नहीं आता है ना, लिस्ट एरर तो नहीं। इसका मतलब ये रैंडम एरर आ जाने वाला, राइट, रैंडम एरर। टेम्परेचर खुद ब खुद इधर रैंडमली वेरिएशन हो रहा है, उसमें अपने को कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब रैंडम एरर के काउंट में आने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन स्लिट्स, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई साहब ये बोल रहा है कि आपके पास ये स्क्रीन है, ये आपके पास ये रहा, यहाँ से ये स्क्रीन ये हो गया, यहाँ से आपके पास स्क्रीन ये लैम्डा, ये डी, अपने पास ये रहा डी, ये डी रहा यहाँ से। तो ये जो अपने पास जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन जो होते हैं ये कौन सा सेपरेशन, ये कौन फोन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ये स्क्रीन मूव, अच्छा ये जो आपके पास जो फ्रिंज जो विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ, ये यहाँ से यहाँ तक लेट से फ्रिंज विड्थ है बीटा। तो बीटा की वैल्यू अपन जो लिखते हैं, बीटा इज एक मिनट दोस्त, हेलो, आधा घंटा बाद फिर फोन करियो कि तो बीटा की वैल्यू आ गया अपने पास, बीटा इज लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। तो आपके पास ये बोला एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन मतलब क्या कि इसमें आप डी से डिवाइड कर देते हैं, एंगुलर सेपरेशन मिलता है, मतलब लेमडा डिवाइड बाई डी। ये डी जो स्मॉल डी है जो सोर्सेज है ना उसके बीच का डिफरेंसेज है, और डी है स्लिट के बीच में। तो इसका मतलब स्लिट और जो आपका स्क्रीन है उसके बीच में वाला तो इसमें टर्म आता ही नहीं है। इसका मतलब स्क्रीन को अगर मूव करें अवे फ्रॉम द प्लेन स्लिट्स, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ रिमेन्स कांस्टेंट। सही बात है ना, ये डी पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये तो सही बात है, ठीक है। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द,
डिक्रीजेस, गलत बात है ना। अगर लार्जर वेवलेंथ लोगे तो बीटा का वैल्यू इंक्रीज कर जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया आपका, ये सही है। इसका मतलब 1 इज़ ट्रू, 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट आपके हो जाने वाले हैं शुरू, सत्य हो जाएगा, सत्य। बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन एट स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकंड, डायरेक्ट 30 अबव द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय। अरे ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला आ गया दोस्तों, ये तो फॉर्मूला आ गया। एच हाइट, एच की वैल्यू लिखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, 2g। तो यहाँ से आपके पास ये 30 डिग्री एंगल बना के फेंका है, तो यू स्क्वायर मतलब ये तो कुछ ज़्यादा स्पीड से फेंक दिया यार। तो 280 इंटू 280 साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/4 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। इतना गंदा क्यों देता है यार ये। यहाँ पे 10 रख दो, तो आपके पास 4 से यहाँ पे कट कर दो, 4 सत्ते 28, 7 टाइम्स में 70, ये गयो। इसको कट कर दो 5 टाइम्स में, ये गयो। यहाँ से 4 टाइम्स में कट कर दो, 4 2 जा 8। ओके, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज 5 फ्रॉम द स्पीड। ठीक है, तो अपने पास ये जो आ जाने वाला 98, इसको अप्रोक्सीमेटली 100 मानेंगे, चलो कोई बात नहीं। इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 100 मान लेंगे इतने, क्योंकि इतना सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो अपना मुश्किल होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है, इसको 98 ही रहने देते हैं, दैट इज़ फाइन। नाउ अब अपने इसको मल्टीप्लाई, देखो कुछ अप्रोक्सीमेट करेंगे क्योंकि वैल्यू दूर दूर तक है तो अपने चलेगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलेगा। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से 56, बाकी 5 हो गया, 7 दूनी 14, 5 19, इतना। ओके, 00 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना 98। तो अपने पास इसको मल्टीप्लाई करना है 30, बाकी 3 हो गया यहाँ पे 9 से 45, 3 48 का 8, बाकी 4 1 टच, ये 0 आ जाएगा है ना 98। ये तो 1000 आ गया, सीधा कट गया, अरे सेट ही हो गया वैल्यू। तो ये 1000 आ गया, 1000 मीटर। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भेजिए, ये तो फॉर्मूला है अपने पास। कार्नोट एफिशिएंसी इतना परसेंट व्हेन द सोर्स इज टेम्परेचर इतना। ये तो अभी इस बार शायद हटा दिया है ना, इस बार हटा दिया है, रिमूव है पार्ट से। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। एफिशिएंसी की वैल्यू 1 - टी सिंक डिवाइड बाई टी सोर्स करते थे अपन, टी सोर्स करते थे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये 50% मतलब 1/2, तो इसको आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे, टी सिंक डिवाइड बाई टी सोर्स, इसका वैल्यू 1/2 के बराबर आ जाने वाला है। एंड आपने पूछा क्या है टेम्परेचर ऑफ द सिंक, तो यहाँ पे लिख लो टी सिंक के वैल्यू टी सोर्स मतलब 327 डिग्री में 327 में आप ऐड कर दो 273, कितना आ जाएगा 7 दिन 10, बाकी 1 8 10 5 1 1 4 6 600 डिवाइड बाई 2 मतलब 300 केल्विन आ जाने वाला। तो इसकी वैल्यू 300 केल्विन आ जाएगी। ठीक है, 300 केल्विन आ गया। और आपको क्या पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस सारा आंसर दिया है, तो इसमें 273 माइनस कर दो मतलब 27 डिग्री सेल्सियस इज योर राइट आंसर। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर सोप सॉल्यूशन नियरली ओके 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 ओके। ठीक है, तो एनर्जी की जो वैल्यू अपन लिखते हैं, आपको ये जो फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या ये जो एनर्जी E इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू आप सरफेस एरिया लिखते हो, ये आपका यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है दैट इज S इक्वल्स टू अपन लिखते हैं DU/DA, राइट। तो आपके पास जो एनर्जी आता है DU इक्वल्स टू SDA। तो सरफेस टेंशन अपने को S दिया गया है 0.03, है ना। इसको सिर्फ आपको एक पॉइंट का अपने को कैलकुलेट करना है, तो सिंपल से अपन इसको क्या लिख लेंगे, सिंपल फार्मूला इसको बना लेंगे, क्या चीज़ U इक्वल्स टू S इंटू ए। तो अपन यहाँ से लिख लेंगे ना बच्चा, क्या लिखेंगे S अपने पास 0.03। और आपको चाहिए क्या, सोप बबल बनाना है। सोप बबल मतलब
एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सोप सॉल्यूशन का डबल एरिया होता है, और 4 पाई आर स्क्वायर कर दो यहाँ पे, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे है 4 10⁻⁻⁴ -4। तो यहाँ से आपके पास 4 चौक 16 2 32, 32 3 96, 96, 0.96, 0.96 पाई, 0.96 पाई 10⁻⁻⁴। हाँ, तो इसको 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 के आसपास आ जाना चाहिए। कर दिया सही है, 4 चौक 16, 16 2 32 3 96, 96 इंटू पाई इंटू 10, हाँ ठीक है। तो अपने को इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, किससे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14, तो 3 से अगर अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करें इसमें 0.96 इंटू 3 से अप्रोक्सीमेटली अगर मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा दो अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपको जो है ना ये आंसर जल्दी से फटाक से आने वाला है, ठीक है। तो 6 18, बाकी आपके पास एक हो गया, 9 27 1 28, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा दो, तो 2.8 समथिंग आ जाने वाला है, 2.8। तो इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग आ जाने वाला है, क्योंकि अब 3.14 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इतना 10⁻⁴ ये वाला ऑप्शन आ जाने वाला है, ठीक है। 4th वन इज योर राइट आंसर। देखो ये भी जो है ना सिलेबस से ये आउट है ना, ये सिलेबस से आउट है, फिर भी अगर इसको अपन इसको सॉल्व करें तो ये भी आसान था। हाफ रेडियो एक्टिव लाइफ 20 मिनट्स, हाउ मच टाइम द रेडियो ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अच्छा ओके, हाफ लाइफ्स है आपके पास, ये तो इस तरह से अपन इसे जुगाड़ बैठा सकते हैं, जैसे कि आपके पास x है, x/2 हो जाता है एक हाफ लाइफ में, फिर ये x/4 हो जाएंगे दूसरे हाफ लाइफ में, फिर x/8 हो जाएंगे तीसरे हाफ लाइफ में, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फिर 4th हाफ लाइफ में x/16 हो जाएंगे। इसका मतलब 4 लाइफ लगेंगे इसको 1/16 होने में। तो एक हाफ लाइफ का वैल्यू 20 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 80 आपका सही आंसर हो गया। क्या ये था इसमें, पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग स्प्रिंग वायर 2 सेंटीमीटर यू, द स्प्रिंग अटैच्ड टू 8 सेंटीमीटर। ओके, इसमें बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हाफ के x² होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी u के बराबर है, तो u इज बच्चा, u इज क्या हो जाएगा आपके पास, u = हाफ के 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये 4/2 मतलब 2k आ चुका, ठीक है। स्प्रिंग एट 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, इसको u' मान लेते हैं, हाफ के, तो 8 सेंटीमीटर मतलब क्या 64, और यहाँ से वैल्यू पुट कर दो आप, किसका k का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से 8 को टपका दो यहाँ से, तो k का वैल्यू आपके पास, k का वैल्यू k इज u/2 इंटू 8k, हाँ अच्छा 8k थोड़ी 8 होगा ना, तो यहाँ से आपके पास 4u, दिस इज 4u है ना, ये 4u हो गया, तो 4u आपका जो है ना ऑप्शन हो जाएंगे, ये है गिवन है 4u ऑप्शन आपको, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिस्टम्स ऑन ए फिगर, अरे यार ये क्या ही सवाल पूछा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब ये दोनों तो आपके पास किस में आ गए, ये पैरेलल में आ गए, तो 6 माइक्रोफेराड इसका, ये दोनों सीरीज में आ गए। तो अपने को पता है कि 2 कैपेसिटर सीरीज में, तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2 कर देते हैं, दैट इज 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6, तो यहाँ से आपके पास 9 बचा, यहाँ पे 18 है, तो 2 टाइम्स में कट जाएंगे 2 माइक्रोफेराड, राइट। ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। आगे भागते हैं, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलने की। चलिए इसमें क्या है भाई, व्हीकल्स ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद द स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड 2v, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स का सवाल मेरे को लग रहा है। तो आपके पास पूरा डिस्टेंस अगर अपन मान लेते हैं कि 2d है, तो ये यहाँ से d, ये यहाँ से, चलो भैया d, ठीक है। व्हीकल्स ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v, ये v से चलता है, हाफ ऑफ डिस्टेंस 2v से, तो अपने को आ गया ना डिस्टेंस, अपने पास डिस्टेंस 2d हो गया, और स्पीड टाइम कितना लग रहा है इसमें, टाइम t1 की वैल्यू v/d,
V डिवाइड बाई डी। T2 की वैल्यू, चार्जिंग खत्म हो गया है, एक सेकंड इसको लगा देता हूँ। तो ये V डिवाइड बाई डी या एन 2V डिवाइड बाई डी, 2V डिवाइड बाई डी, तो अपने पास आ गया ना, ये कितने आ जाएंगे 2D, यहाँ पे 3V डिवाइड बाई डी, डी ने डी को हटा दिया, डी ने डी को हटाएगा ना। ओहो हो हमने गलती कर दिया यहाँ पे। क्या रे, क्या गुंडा बनेगा तू। जो इस टाइम होता है, टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होता है ना, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो डी डिवाइड बाई ये वी आ जाएंगे यहाँ पे यहाँ पर डी डिवाइड बाई 2V आ जाने वाला, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपने पास 2D ऊपर में आ गया, यहाँ पे 3D डिवाइड बाई 2V, तो D ने D को हटाया, अब इसका मतलब 4V/3, ये ऑप्शन आना चाहिए 4V/3, दैट इज फोर्थ वन। अब क्या है, रेडियस, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास है इतना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको मैं तो ऐसे याद लिखता हूँ, I = mk²। तो ये क्या है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ, यहाँ से अपने पास k का जो वैल्यू अपने पास आ चुका है, दैट इज सॉलिड स्फीयर दिया गया, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2/5 m × r² डिवाइड बाई m, ये आ गया आपके पास। तो r √2/5, ये k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू, ठीक है कोई बात नहीं, पहला आ गया है ना। रेडियस गायरेशन थिन होलो स्फीयर, थिन होलो स्फीयर बोले तो मुन्ना, थिन होलो स्फीयर बोले तो यहाँ पर भी k, इसको K1 बोल देते हैं, इसको K2 बोल देते हैं, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे अपने पास I 2/3 mr² डिवाइड बाई m। तो सेम मास एंड सेम रेडियस, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, r √2/3 तो हो गया ना बच्चा जी। तो इसमें K1 डिवाइड बाई K2 कर लेते हैं, K1 डिवाइड बाई K2, तो देन इन दैट केस r √2/5, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाने वाला, √3/2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, ये r भी ये खत्म हो जाएंगे, तो मतलब √3/5 आ जाने वाला, √3/5। तो कुछ यहाँ पे रूट वगैरह में से आंसर दिया हुआ होगा। स्क्वायर ऑफ इसका देना चाहिए, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, नहीं तो ये 3/5 आपका ये राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसका रेशियो लेना था। फिर ये क्या बोल रहा है, 2 बॉडीज मास m and 9 m आर प्लेस एट द डिस्टेंस r, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज विद द फील्ड इज 0। क्या बोल रहा है, m and m प्लेस कर दिया इस पे, है ना, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं जैसा जैसा बोल रहा है उसको। एंड इट इज सेइंग दैट m and 9m is placed at a distance, right? तो no problem, at a distance r, right, no problem. The gravitational potential of line joining bodies where the gravitational field is equals to 0. तो gravitational field कहाँ पे 0 होगा, तो अपन ये मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर 0 है तो यहाँ से अपन कर लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से इधर की ओर ग्रेविटेशनल फील्ड gm डिवाइड बाय x², यहाँ से 9gm डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो gm से gm ख़त्म, तो आपके पास 3x इधर से आ जाएंगे, यहाँ से r माइनस एक्स आ जाएंगे। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास r/4। तो अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लो, तो v की वैल्यू माइनस ऑफ gm डिवाइड बाय r/4, ऊपर 4 चला गया, माइनस ऑफ
यहाँ से G9 यहाँ पे M डिवाइड बाय, यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएंगे, R माइनस R बाई 4 मतलब R/3, R/3 यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप 27 4 31 आ जाएंगे। तो अच्छा यहाँ पर भी अपने पास R/4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे अपने पास R माइनस R/4, तो दैट इज R माइनस R/4, R माइनस R/4, तो 3R/4, नीचे में 3 होंगे, 3R/4 ऊपर चला जाएगा, ये ख़त्म। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएंगे क्या, 3 से मल्टी 12 4 16, 16 डिवाइड बाई 3R, 16 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई ये वाला ऑप्शन आ जाने वाला है, राइट। तो अपने पास ये देखो ना, ये 3R डिवाइड बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आपके पास GM डिवाइड बाय R/4 है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लियर सॉल्व करो, क्लियर सॉल्व करते हैं यहाँ से, क्लियर। सो नाउ इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल इन जाने वाले हैं, माइनस ऑफ GM डिवाइड बाय R बाई 4 ऊपर में, इसका मतलब 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, माइनस में, माइनस ऑफ 9GM डिवाइड बाय, यहाँ से क्या आ जाएंगे 3R/4 ऊपर चला जाएगा 4, तो अपने पास ये 3 ने 3 को मार दिया, तो अपने पास बचा -4 -12 मतलब -16, GM डिवाइड बाय R, एग्जैक्ट आंसर यही है ना, दैट इज राइट। तो वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, वेंचुरीमीटर मतलब बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, राइट, जिसको फ्लो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंसिपल परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं, हाइजेंस प्रिंसिपल नहीं, बर्नौली प्रिंसिपल का ये काम है, पैरेलल एक्सिस नहीं। सोर्सेज ऑफ कनेक्टेड टू कैपेसिटर C ड्यू टू द डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पर हमने सोर्स लगा दिया, तो यहाँ पे चार्ज माइनस ये हो जाएंगे, ये I। तो अपने पास यहाँ पे अगर ये V0 पोटेंशियल है, तो I इक्वल्स टू अपन ये लिखते हैं, मतलब V डिवाइड बाय XC, और XC का जो वैल्यू आता है, XC 1 डिवाइड बाय ओमेगा C। अगर ये बोलता है कि अगर आप डिक्रीज कर दोगे C के वैल्यू अगर डिक्रीज करोगे तो XC के वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगे। अगर XC का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो I का वैल्यू क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा, I के वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब ये, और अपने को ये भी पता है कि जो करंट इधर फ्लो होता है वही करंट इधर फ्लो होता है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्शन करंट की वैल्यू दोनों बराबर होती है, IC इक्वल्स टू ID। इसका मतलब अगर कंडक्शन करंट की वैल्यू, मतलब कंडक्शन करंट dQ/dt, उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ये आपका ट्रू आंसर है। आगे चलते हैं। ये 36 से 50 के बीच में, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में इतना, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट। ओके, तो ये जो रेडियस का जो वैल्यू होता है वो आप क्या पढ़ते हो, R इक्वल्स टू A0 मतलब A0 n²/z, ये तो पढ़ता है। इसका वैल्यू अपने को दिया है 5.3 इंटू 10⁻⁻11। ए इनर मोस्ट मतलब 1 डिवाइड बाय हाइड्रोजन n1, मतलब A0 की वैल्यू इतनी आ गई, A0 की वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज थर्ड ऑर्बिट मतलब क्या कि R3 A0 n²/z, मतलब 9 डिवाइड बाय, आप कर लो, z की वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा, इसका मतलब 9 टाइम्स इसका हो जाने वाला है। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A0 की वैल्यू यहाँ से रखो और मल्टीप्लाई कर दो, 27 कैरी हो गया 2, पता ले दो 47 राइट। तो इतना आ गया, इतना इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 10 से डिवाइड कर देते, इसका मतलब 4.7 समथिंग आ जाएंगे एंगस्ट्रॉम में। ये ऑप्शन आपका सही है। चमका गया आपको?
कुछ नहीं था इसमें, है ना। इसमें क्या है, रेसिस्टेंस वायर इतना ओम है, इतना टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेसिस्टेंस। ये तो सिर्फ फार्मूला पे बेस्ड है ना। फार्मूला आपके पास कौन सा है, यहाँ फार्मूला इसके मुंह पे मारो, कौन सा, R इक्वस टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी। तो आर नॉट की वैल्यू 0 डिग्री से 2 है, तो यहाँ पे ये 6.8 हो गया, ये 2 है, 1 प्लस अल्फ़ा हैव टू कैलकुलेट अस एंड 0 80 में 0 गया तो मतलब 80, ये आ गया। तो यहाँ पर आपको 3.4 माइनस 1 कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू 80, अल्फ़ा इंटू 80, तो अपने 2.4 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ 8 से कट कर दो, 8 3 जा मतलब 0.03। कोई ऑप्शन है क्या 0.03? इधर एन ऑप्शन 0.03। हाँ, तो 0.03 मीन्स ये वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट वन, राइट। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट शॉन इन फिगर। नेट इम्पीडेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो ठीक हो गया। नेट इम्पीडेंस अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आप करते हो, यहाँ से आपके पास L दिया है, यहाँ से आपके पास C दिया है, तो यहाँ से आप XL और XC कैलकुलेट कर लो। ये नहीं चल रहा अच्छा से। XL की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ओमेगा इंटू L। ओमेगा इज गिवन टू अस, ओमेगा डिवाइड बाई पाई मिली हेनरी, इसको भी कर लें क्या, 10⁻⁻3 ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू तो अपने को नहीं दिया है, तो अपने को 2 पाई एफ करना पड़ेगा। ये तो L पहले लिख लिए, 2 पाई एफ इज 50, पाई ने पाई को मारा, ये आ जाएगा आपके पास 100 मतलब ये आ जाएंगे 5, तो XL की वैल्यू इज 5 ओम, राइट। Similarly we can calculate the value of XC, that is 1 divided by omega C, and similarly अपन लिख सकते हैं ओमेगा 2 पाई एफ 2 पाई इंटू एफ सी, 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू है 50 यहाँ पर भी, एंड C इज नथिंग बट 10⁻³ डिवाइड बाय पाई, और 10⁻⁻6 भी लिख लो, क्योंकि ये माइक्रोम दिया है ना, इसलिए इसको पाई ने पाई को मारा, यहाँ से आ गया 100, यहाँ 10⁻5, यहाँ से आपके पास क्या जाने वाला है, 2 पाई एफ एंड दिस वन इज 10⁻³ बाई पाई इंटू माइक्रोफेराड, पाई कैंसिल, 100 10⁻5 10⁻6 मतलब कि ऊपर चला जाएगा आपके पास 10 ओम यहाँ पे बच जाने वाला, राइट। इसका मतलब ये कैपेसिटिव नेचर का सर्किट है। कैपेसिटिव नेचर बोले तो क्या बोलेंगे कैपेसिटिव नेचर में, इसका मतलब R की वैल्यू अपने पास है इधर की ओर 10 ओम, एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इज ऑल्सो 10 इधर की ओर और 5 ऊपर की ओर है, मतलब ये टोटल 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 5, तो इसका मतलब नेट जो इम्पीडेंस ये बनने वाला है, क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 125 का स्क्वायर रूट, मतलब 5√5 कर दो, 5√5 इज योर आंसर, मतलब फोर्थ आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ट्रूथ टेबल इस इतना आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास A है, तो यहाँ से आपके पास क्या आने वाला है A बार, यहाँ से आपके पास B बार। अगर ये नॉट गेट यहाँ पर नहीं लगा रहता ये वाला, तो इसका मतलब A डॉट B आता, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब A बार डॉट B बार का होल बार आने वाला है। इसका मतलब A बार प्लस डी मॉर्गन थ्योरम हमने लगा दिया A प्लस B। इसका मतलब ये क्या हो गया, और गेट की तरह बिहेव करा। और गेट मतलब क्या कि किसी एक का आउटपुट अगर 1 है तो पूरा का आउटपुट 1 होने वाला है, राइट। तो ये तो नहीं होगा, अब देखो इसका 1 है तो ये 1 नहीं है, 0 0 है तो ये 1 है तो नहीं होगा, 0 0 है, देखो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे, राइट। किसी एक का आउटपुट 1 है तो और गेट तो ही होता है, तो उसका आउटपुट 1 हो जाएंगे। 10 resistor each of resistance R is connected in the series to the battery of E and negligible internal resistance, then those are connected in the parallel to the same battery, the current in the increase n times, okay। तो ये बोल रहा है अपने को
10 resistors, each of resistance R are connected in a series of a battery इतना, ठीक है। तो 10 इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर 10 R लिख लेते हैं चुपचाप, राइट। ये बातियाँ, ये 10 R लिख लिया, ठीक है। हो इस भाई साहब को हमने कैलकुलेट, हमने नहीं, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया, मैं क्यों करूँगा। ई का वैल्यू ये आ गया, ये अपने पास, ये ई का वैल्यू अपने पास आई है, अपने पास क्या, ई डिवाइड बाय 10 R इज नाउ योर, हाँ, करंट, ठीक है। नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस है, कोई बात नहीं, इससे पहले भी अपन ले लिया उसको, नेग्लिजिबल। देन दोज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल सेम बैटरी, द करंट इन द इंक्रीज एन टाइम्स, ठीक है। तो अब इसको जो है ना, इसमें किस में रख दिया, पैरेलल में रख दिया इसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपने इसको सब एन टाइम्स इस तरह से लगा गया है, राइट, इसको हमने अब इसको कर दिया है किस में, पैरेलल में रख दिया ना, 2000 कनेक्टेड इन पैरेलल तो सेम बैटरी इन द करंट एन टाइम, ठीक है। तो अब इसके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट इज नाउ R बाई 10, R बाई 10। तो अब अपने पास आई निकाल लो, आई का वैल्यू फिर से लिखेंगे, ई डिवाइड बाय R बाई 10, तो इसका मतलब 10 ई डिवाइड बाय R, एंड ई बाई R की वैल्यू अपने पास 10 आई है, इसका मतलब 100 आई आ गया, 100 आई। इसका मतलब n की वैल्यू कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई है, आई डैश, इसको अगर बोलते हैं अपन, आई डैश इज 100 टाइम्स ऑफ आई, 100 टाइम्स ऑफ आई, ये आ गया, ठीक है। ये आपका ऑप्शन आ गया। ए कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार्स बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर, कार रिमेन्स स्टेशन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर, इतना, ठीक है। तो ये कार है अपने पास, और ये सरफेस जो रखा है इसका म्यू का वैल्यू अपने को दिया गया 0.15, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम, F इक्वल्स टू म्यू एम जी, और F को अपन लिख सकते हैं n इंटू ए, और n की वैल्यू किसके बराबर, एम जी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं F की वैल्यू लिख सकते हैं m इंटू ए, म्यू एम जी, यहाँ पर कर लो, m ने m को मारा, a इक्वल्स टू म्यू इंटू जी, म्यू इज 1.5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। X-ray graph of the particles performing simple harmonic motion is shown in figure, then acceleration of the particle t equals to 2 सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया है ना। तो अक्सर क्लास में आपको सर बताते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया है तो आपके पास ये जो है ना, a साइन ओमेगा टी पहले लिख लेने का, a कितना है, मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास 1 साइन ऑफ ओमेगा, देखो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड 8 सेकंड है, टाइम पीरियड अगर 8 सेकंड है तो बाबू, तो अपन t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं। नाउ 8 इज योर टाइम पीरियड, सो ओमेगा विल बी 2 से इसको मार दो तो अपने पास पाई बाय 4, तो देखो यहाँ से आपके पास पाई बाय 4 भी आ गया, इंटू टी भी आ गया, एक्स। आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन आ चुका है तो अपन सिंपल से करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वेलोसिटी निकालो, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास पाई बाय 4 आगे निकल आ गया है, एंड कॉस ऑफ पाई बाय 4 इंटू टी, राइट। अगेन एक बार वो डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16, क्योंकि पाई बाय 4 इससे आगे निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू टी, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 2 सेकंड में टी इक्वल्स टू 2 सेकंड आप पुट कर दिए यहाँ पे, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर पाई बाय 90 डिग्री हो जाएंगे, मतलब माइनस ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 विल बी योर आंसर, माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 योर आंसर, ये आ जाएगा आंसर आपके, ठीक है। Satellite orbiting just above the surface of Earth with a period t, d the density of the Earth, and g the universal gravitational constant of the gravitation. The quantity g by this much is equals to, पेज नहीं है, कोई बात नहीं, अब करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास अर्थ सरफेस है, यहाँ से कोई सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है, just above the surface of the earth, period t, d the density of the and g r। तो यहाँ अब मान लेते हैं कि अर्थ के पास वाला सैटेलाइट है ये, राइट। इसका टाइम पीरियड अपन कैसे लिखते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई
टी इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइड बाय वी और वी, तो वी का वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, जी एम बाय आर, जी एम बाय, तो ये आपके पास ये कुल मिला के आ गया 2 पाई आर रेज टू पावर 3/2, है ना, ये 1 तो है, 1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2 इक्वल्स टू रूट अंडर जी एम, ये आ चुका है ना, टी का वैल्यू। ठीक है, इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड जी इज द क्वांटिटी जी बाई जी रिप्रेजेंट। अच्छा, अब मास की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। मास की वैल्यू आप क्या करोगे, कैलकुलेट रो इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास की वैल्यू रो इंटू, रो की वैल्यू डी है, इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब, पाई ऑफ आर क्यूब। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 पाई आर का पावर 3/2 रूट अंडर जी एम, जी एंड एम, डी 4/3 पाई ऑफ आर का क्यूब, तो यहाँ से आपका थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको। 2 पाई आर का पावर 3/2 और यहाँ से आ गया अपने पास जी डी 4/3 पाई, जी डी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो अब देखो आर का पावर यहाँ पे आप पास स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/2 यहाँ पर भी आ जाएंगे, 3/2 बाहर में भी, तो आर ये तो कैंसिल ही हो जाने वाला आपका। और अगर इसको अपन स्क्वायर कर देते हैं, अगर अपन इसको स्क्वायर कर देते हैं, अपने पास क्या आ जाने वाला है, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जी डी 4 पाई/3 ऊपर ले लेते हैं, तो 4 से 4 ख़त्म, 1 पाई से पाई ख़त्म, तो 3 पाई डिवाइड बाय जी डी इतना आ जा रहा है। हाँ, तो टी स्क्वायर जी कॉन्स्टेंट 3 पाई बाय जी डी, 3 पाई बाय जी डी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो ये आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो कुछ नहीं था। चलो आगे भागते हैं। ए लॉन्ग जो है आपके पास वायर है बेंड इन द सेमी सर्कुलर ए बी। ठीक है, सॉन इन फिगर, ये स्टडी करंट। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे देखो, ये तो सेमी इनफिनाइट हो गया, सेमी इनफिनाइट, इसकी वजह से करंट की वैल्यू, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास, ये इधर की ओर आ रहा है ना, इधर की ओर आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट पर अपने को फील्ड कैलकुलेट करना है, तो अपने को क्या करें, अब देखो इस वाले पॉइंट पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो इधर की ओर अपने पास ही है, इसका मतलब यहाँ से तो ये तो इनवर्ड फील्ड आपको बनाने वाला है, राइट। तो इसका मतलब इनवर्ड फील्ड यहाँ पर आपको B1 इसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या हो जाने वाला है, इसकी वजह से भी इनवर्ड, दोनों की वजह से इनवर्ड, इसका मतलब B का वैल्यू आपके पास 2 टाइम्स ऑफ μ0 I डिवाइड बाय 4 पाई डी। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपके इधर की ओर अपने पाम को रखे, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, ये तो फिर जाके ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। ये इधर से जा रहा है ना, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इशू रहता है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग कैमरा में ये हो रहा है। तो इधर से अपन अगर देखें इस वाले पॉइंट पे, ये तो आउटवर्ड की तरफ दे रहा है ना, ये आउटवर्ड की तरफ दे रहा है, इसका मतलब एक के वजह से प्लस, एक के वजह से माइनस अपन कर लेते हैं अपने पास। अच्छा, ये सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो फील्ड की वैल्यू आती है μ0 I डिवाइड बाय 4R। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन कर लो, μ0 I डिवाइड बाय 4R कॉमन कर लेते हैं, एंड R और D जो है दोनों बराबर है, ये देखो यहाँ से D एंड R इज बोथ आर इक्वल, तो यहाँ से कॉमन कर लिया तो अपने पास बचा यहाँ पे 2
माइनस 2 माइनस 1/π, 2 माइनस 1/π। तो 2 माइनस 1/π जहाँ पर आपका होगा वो आंसर हो जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ से अपन वैल्यू भी ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो आप यहाँ से 4π से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ से अगर अपन देखें 2, तो 2π मतलब कि 6 पॉइंट इतना से डिवाइड कर रहे हैं और ये 4 से सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला इनवर्ड वाला ना वैल्यू बड़ी है, ठीक है, इनवर्ड वाला वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब इनटू द पेज होने वाला है। तो इसका मतलब ये वाला आपको ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, इनटू द पेज आपके हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखो इन फिगर्स ऑन इन फिगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये है इक्विवेलेंट, ये 4 फोकल लेंथ बन जाएंगे। एक तो ये वाला हो गया आपका यहाँ पर, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। तो राइट, तो अपने पास जो फॉर्मूला है इसका फोकल लेंथ का, अभी F1 अगर कैलकुलेट कर लें तो ये देखो आपके पास प्लेन सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। तो अपने यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो r1 की तो वैल्यू इन्फिनिटी हो गई क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो जो भी आपके पास यहाँ से फॉर्मूला है यहाँ पुट कर दो। इसका जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया है, इसका मतलब अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 0.6 माइनस ऑफ क्या हो जाने वाला है 1/, इसका कितना कर्वेचर की वैल्यू कुछ दिया है क्या, हाँ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब 6 माइनस ऑफ 6/200 मतलब माइनस ऑफ 3/100 इतना आ जाएंगे। सिमिलरली इधर भी देखो सेम ही है, तो इसका मतलब उधर भी 1/, अगर अपन F3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो माइनस ऑफ 3/100 ही आने वाला है, ठीक है। अब बीच वाला कैलकुलेट कर लो। बीच वाला कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका लेंस की 1.5 दिया है फोकल लेंथ की वैल्यू, तो इसका मतलब 1.5 माइनस 1 यहाँ पे 1/r1 प्लस 1/r2 मतलब 2 आपके पास 20 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास यहाँ से 20 खत्म, 1/2 मतलब 1/40 आपका 1/20 आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब दोनों सबको ऐड कर दो, आप, है ना, आराम से ऐड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे, हो तो माइनस ऑफ ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ 6/100 यहाँ से प्लस 1/20, राइट। ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने आ जाएंगे, माइनस ऑफ 1/ आपका 100 आ जाएगा। तो -100 सेंटीमीटर आपके आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया सब, हमने ये वाला फॉर्मूला सिर्फ लगाया है ना, और अलग अलग ये तीनों कैलकुलेट करके ऐड कर दिया, ठीक है। Two thin lenses of same focal length f and but one convex and other concave, when they are placed contact with each other, equivalent focal length of the combination will be infinity 0। अच्छा, इसमें क्या होगा वो अपने को ढूंढना है ना। तो आपके पास सेम फोकल लेंथ वाला आपके पास ये रहा और दूसरा हमने यहाँ पे ये लगा दिया f and f, ठीक है। तो अपने को पता है ना क्या करेंगे, 1/f अगर आपको कैलकुलेट करना है तो म्यू माइनस 1, इसका देखो सबका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही है ना, सेम फोकल लेंथ है ना, कॉन्वेक्स लेंस सेम ही है। तो इसका मतलब ये 2/r यहाँ पर कर लो, 2/r कर लो, ठीक है। तो दूसरा आपके पास ये कॉनकेव है, तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे 1/, इसको अगर अपन f माने, इसको f माने, तो अपने पास ये क्या जाने वाला म्यू माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर आपके पास -1/r1, इधर भी -1/r1, -2/r हो जाने वाला। ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे 1/f प्लस 1/f, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू ये 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये f की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1/, इसको पलटेंगे तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, फोकल लेंथ की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। हमेशा ये तो याद रखने वाला चीज़ है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। वायर कैरिंग I along the positive x axis, length L kept in the magnetic field, इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द वायर, राइट। तो अपने पास ये एक वायर है, तो इसमें अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो अपने को पता है कि ILB होता है, फोर्स इज ILB, ठीक है। वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ये रखा गया, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब जो लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर इज LI कैप। तो इसको अगर अपन वेक्टर के फॉर्म में फोर्स लिखते हैं तो I × L × B, ठीक है।
तो एल है अपने पास आई, इसको यहाँ पर आप क्रॉस करवाओगे तो आई तो रहने देते हैं, आई इज आई, एल बाहर निकाल लेते हैं, आई क्रॉस बी, बी के साथ क्रॉस करवा देते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। अब देखो आई के साथ आई का क्रॉस करवाएंगे तो ये तो 0 हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई को जे के साथ क्रॉस करवा दो के, तो मतलब 3k, फिर आई को के के साथ क्रॉस करवा देते हैं, है ना। आई को के के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या हो जाने वाला है, आई को के के साथ क्रॉस करवाएंगे तो जे हो जाने वाला है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे आपको +4j आ जाने वाला है, ठीक है। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका हो जाएगा वैल्यू 5, तो 5IL भी हो जाएंगे, 5IL दिया जाने वाला, ठीक है। तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या बोला, बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक ऑफ वेलोसिटी u when the bullet travels 24 cm through the block along the length horizontally, velocity of bullet becomes u/3, then the further penetration in the block in the same direction, force coming to rest exactly at the other end of the block, total length of the block is। ठीक है ठीक है ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं और बाकी। तो ये यहाँ से क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक यहाँ पे ये बुलेट है ना, यहाँ से हमने फायर किया, ये यहाँ तक आया और यहाँ तक इसकी स्पीड हो गई u/3 हो गई, ठीक है। यहाँ से हमने u से फेंका था, अच्छा ये 24 सेंटीमीटर इसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक में, 24 सेंटीमीटर, और फिर जाके फर्दर ये यहाँ से आते आते यहाँ इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब आपको ये वाला वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि डी एक्सलेट कर रहा होगा, एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी इस वाले पॉइंट तक कितना हो गया, u/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू u² प्लस 2a कितना 24 सेंटीमीटर में ही रखते हैं। तो अपने पास इसको आप सॉल्व करोगे तो -8u²/9 इक्वल्स टू 48 टाइम्स ऑफ a, ये आ जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 8 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -u² / 54 इक्वल्स टू a। चलो एक बात यहाँ से, इसका मतलब इतने से डी एक्सलरेट हो रहा था। अब यहाँ पे फिर आते आते इसकी वैल्यू 0 हो जा रही थी, फिर यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ से फिर लगा दो, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, अब अपने पास u²/9 है, +2a का वैल्यू अपने पास -u²/56 है, 56 है, इनटू अब जो डिस्टेंस कवर किया, लेट से x कवर किया, तो यहाँ पे x रख देते हैं, u से u ख़त्म, यहाँ से आपके पास बचा 28 अपने पास क्या बचा, x/28 इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू की कितनी आ जाएगी, 28/3, हाँ तो इसका अप्रॉक्सीमेटली ये 9 आ जाएंगे, ये होगा ना 28, अच्छा सॉरी 3 आ जाएंगे, 9 है ना, दैट विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3। तो 3 और ये 24 है ना, तो 3 और 24 कितने आ जाएंगे, 27 आपका ये आंसर होना चाहिए, 27 सेंटीमीटर इज राइट वन। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर इतना -q + q पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इतना पॉइंट p। अच्छा इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, दोनों की वजह से पोटेंशियल आप लिख दो, क्या लिखोगे, पोटेंशियल दोनों की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर अपन यहाँ पोटेंशियल लिखें तो k q की वैल्यू है अपने पास q ही है ना, q डिवाइड बाय यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है ये, इस चार्ज से, मतलब 5 में 3 गया 2। अब यहाँ से लिख लेते हैं प्लस k, यहाँ पे क्या है -q डिवाइड बाय ये कितने डिस्टेंस पे, 5 + 3 8। अब KQ आप कॉमन ले लो, यहाँ से KQ कॉमन ले लोगे तो आपके पास 1/t -1/8, तो यहाँ से आपके पास 4 से इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3kq/8, 3/8kq, ये आ गया, हो गया ख़त्म। Horizontal bridge is built across the river. A student standing on the bridge throw a small ball vertically upward 4 meters per second. The ball strikes the water
4 सेकेंड देन द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है अपने को कि ये यहाँ ब्रिज पे बंदा यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से एक जो है ना बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, बॉल को थ्रो करते हैं और यहाँ पे पानी, ठीक है, तो यहाँ से जाके यहाँ पे गिरता है ये, ठीक है, ये इसकी हाइट लेट से अपने को h मान लेते हैं। हाँ, हाइट ऑफ ब्रिज ही कैलकुलेट करना है एंड अपने को 4 मीटर पर सेकेंड से आपको यहाँ से फेंकना होता है, u इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो नेट डिस्प्लेसमेंट इसको h ये होना है, ठीक है, तो और 4 सेकंड में स्ट्राइक करता है यहाँ पे, ठीक है, तो हो गया ना अपने पास। तो अपने क्या करेंगे h h h h h h तो माइनस h इक्वल्स टू यू टी 4 t माइनस ऑफ हाफ g 10 ले लेते हैं, हाँ 10 दिया है, इंटू टी स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 16, तो आपके पास ये आ जाने वाला है 8 माइनस 80, तो माइनस ऑफ h इक्वल्स टू 16 माइनस 80, तो इसका h का वैल्यू कितना आ जाएगा 64, अप्रॉक्सीमेटली 64 मीटर के आसपास से आ जाएंगे वैल्यू, 64 इज राइट। तो ये था पूरा डिस्कशन है ना, 50 क्वेश्चन ये पूछते हैं ना, आगे नहीं होगा क्वेश्चन, ओके, केमिस्ट्री आ गया, राइट, ठीक है। तो ये होल डिस्कशन था आपका जो है ना फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक ये लगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना आपके जो आ रहे हैं, कुछ तो कैलकुलेशन आपको डेफिनेटली करना पड़ रहा है कुछ सवाल में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है ना, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। अगर सिर्फ आप फार्मूला पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि फार्मूला पढ़ के जाइए, अभी तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा टाइम है, तो आप सारे कम से कम फिजिक्स का फार्मूला आप देख के जाइए, ठीक है। फिजिक्स के जितने सारे फार्मूले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, आपके सेमीकंडक्टर से सवाल पूछता है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल पूछता है, ठीक है, जो काइनेमेटिक्स वाला सेक्शन है उससे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है EM वेव से उससे सवाल पूछते हैं, रे ऑप्टिक्स से भी सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको इन्होंने टच किया है, राइट। तो मेरी सलाह ये है आपको बच्चों, मेरी सलाह ये है कि जो भी आपने क्लास नोट्स बनाए, जो आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक बनाया है, राइट, वो शॉर्ट नोट्स को आप पढ़िए, है ना। और PYQ एक बार आप जरूर देखिए, PYQ देखने से आपको ये आइडिया लगेगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस ट्रेंड को आपके दिमाग में रहेगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है, अच्छे से देखिए। कई बार है एग्जाम में अपने ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, राइट, लिटरली मैं सही बात ये बता रहा हूँ, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में जल्दी के चक्कर में हम ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। तो जो आपका अभी स्पीड जितना आपको बढ़ाना है उतना स्पीड बढ़ा लो, राइट। एग्जामिनेशन में आपको स्पीड नहीं बढ़ाना है, एग्जामिनेशन जो आपका नेचुरल स्पीड है उस वाले स्पीड से आप सॉल्व करो, राइट। नहीं तो प्लस की जगह माइनस करते हो, 2 - 3 को आप 9 लिख देते हो, ठीक है, तो वो गलती के कारण जो है ना मार्क्स आपका जाता है, ठीक है, वो पूरा गड़बड़ कर देते हैं। और जहाँ तक मेरा ये अनुमान है, अगर आपका फिजिक्स अच्छा हो गया तो नीट में मेडिकल कॉलेज MBBS लेने में आपको यहाँ तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नीट में जो है दिक्कतें फिजिक्स को लेके होती है, ठीक है। फिजिक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो इतना भी ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है फिजिक्स, राइट, इतना ज़्यादा टफ नहीं है फिजिक्स, तो आप आसानी से कर लेके जाओगे, ठीक है। तो मैं मेरी है ना शुभकामनाएं आपके साथ, आप अच्छे से पढ़िए, PYQ देखिए, जितने सारे फॉर्मूले सबको देख के जाइए और मस्त तरीके से ना आप अटेम्प्ट करके फिजिक्स को आइए, राइट। घबराना नहीं है ना, आपका जो नेचुरल स्पीड है उस वाले स्पीड से आपको सॉल्व करना सारे सवाल को, ठीक है। और आप इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो फिर जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला आप देख के जाइए, होप सो, ऑल द बेस्ट, आपका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। अभी मैं 2 पेपर और बाकायदा पेपर डिस्कशन करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना अपन देखते हैं कि चैप्टर वाइज करना है या फिर मैं इस तरह से पेपर ही उठा के मैं करता रहूँ, है ना। और आप ये भी बताइएगा आपको कितने ईयर्स का चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा पीछे जाने से भी इतना फ़ायदा है नहीं, राइट। फ़ायदा था आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको जो करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर आप देख लेते हैं ये सब चीज़ें तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाला है, ठीक है। तो फिजिक्स को अच्छा करना है ना आपके हित की बात है, क्योंकि ये 1-2 मार्क्स की कहानी नहीं है, ये आपका है ना 180 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करता है और ये वो एक ह्यूज नंबर है, राइट। तो ह्यूज नंबर आपको पढ़ के जाइए, बहुत टफ नहीं पेपर है ना, आसान सा पेपर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना, आप 4 का आइए, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जो है ना, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मिलते हैं, उसमें एक और पेपर का अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।